नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश भू अभिलेख की जो साइट है यहाँ से डायवर्जन का फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे इसकी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या इसमें कठिनाई आती है। इसे आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि बाद में आपको करेक्शन कुछ भी ना करना पड़े, इसलिए डॉक्यूमेंट पूरे रखें, पूरी तैयारी के साथ बैठें और फॉर्म को भरना स्टार्ट करें। फॉर्म ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आप बहुत केयरफुली भरें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मद आप लोगों को ऑनलाइन निकल जाता है, इसे आप लोगों को निकाल लेना है। ये कैसे निकलता है ये भी मैं आप लोगों को एक अलग से बता दूंगा कि कैसे आप मद को निकाल सकते हैं। इसके बाद खसरा आप सभी लोग निकालना जानते ही होंगे कि कैसे आप खसरा निकाल सकते हैं। ये भी इसी साइट से खसरा भी निकल जाता है आपका। आधार कार्ड आपको रख लेना है, तो आवेदक का आधार कार्ड लग जाएगा। नक्शा आप लोगों को निकाल लेना है, नक्शा और खसरा एक साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसे आप डाउनलोड करके रख लें। और यदि आपके पास वकालतनामा है तो इसका यूज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और अगर वकालतनामा नहीं है तो कोई बिल्कुल दिक्कत की कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल निष्फ़िक्र रहें। बिना वकालतनामा के बहुत अच्छे से फॉर्म आपका भरता है और बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि आप वकालतनामा ना लगाएं, और अगर आप वकील हैं तो ज़रूर वकालतनामा लगाएं। तो दोनों तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दोनों तरीके बताऊंगा, वकालतनामा कहाँ यूज़ होता है, कैसे कर सकते हैं, इसे भी मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आप ये 4 चीज़ें यहाँ पर अपने पास रखें ताकि आप इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकें, और ऑनलाइन ही आपका शो हो जाएगा जब ये डायवर्जन हो जाता है। तो ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले आपकी मेन वेबसाइट पर। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ राइट हैंड कॉर्नर पर जो लॉगिन का सिंबल दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। और अगर आपने आईडी पासवर्ड अपना क्रिएट कर लिया है तो आप सीधे लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड अभी तक नहीं क्रिएट किया है तो जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे आप लोगों को इसे क्रिएट करना है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। तो चलिए फटाक से आप लोगों को रजिस्टर एज पब्लिक यूज़र पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म दिखाई देगा जो कि आपको फिलअप करना है। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, यहाँ पर आपको अपनी जो आईडी है वो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, या यहाँ पर आप ऐसा कोई नाम या नंबर डाल दें जो कि आपको हमेशा याद रहता है। तो चलिए ये आईडी आपको खुद से जो भी आप डालना चाहें वो यहाँ पर डाल सकते हैं, और उसे चेक कर लें कि वो अवेलेबल है या नहीं, वो ऑटोमेटिक खुद ही बता देगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको डालना है फर्स्ट नेम। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे, और मिडिल नेम भी है तो उसे आप यहाँ पर डाल देंगे। फादर्स नेम आपका कंपलसरी है, यहाँ पर फादर्स नेम डाल देंगे। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपके पास वकालतनामा है या आप एक एडवोकेट हैं, एडवोकेट के तौर पर आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपना एक आईडी पासवर्ड बनाना है वकील के नाम का, एडवोकेट के नाम का। तो यहाँ पर एडवोकेट का नाम आएगा और यहाँ पर उसका लास्ट नेम आएगा। मतलब ये यूज़र आईडी जो पासवर्ड बन रहा है ये वकील साहब का बनेगा, एडवोकेट जी का बनेगा। तो यहाँ पर आप वो लोग अपना आईडी पासवर्ड डालें। और अगर आपके पास वकालतनामा नहीं है, आवेदक स्वयं अपना फॉर्म खुद से भर रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर आवेदक अपना खुद का नाम डाले, उस व्यक्ति का नाम डाले जिसका कि डायवर्जन हमें करना है। तो चलिए यहाँ पर अपन उस व्यक्ति का नाम डाल देते हैं जिसका हमें डायवर्जन करना है, और उसका लास्ट नेम हम यहाँ नीचे डाल देंगे, मिडिल नेम यहाँ पर डालेंगे, और जो है फादर्स नेम यहाँ पर डाल देंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके पास वकालतनामा है, आप एडवोकेट हैं, तो आपको यहाँ पर एडवोकेट के नाम से आईडी पासवर्ड बनाना है। और अगर आप एडवोकेट नहीं हैं तो आप अपना स्वयं का आईडी पासवर्ड बना के इसे लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब नीचे आपको एड्रेस और भरना है, तो इसे जल्दी से एड्रेस भर देते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। तो चलिए जल्दी से आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर दीजिए। आपका जो ये एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, इसे आप डाल दें। और यहाँ पर आप ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर फिलअप करें। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा ताकि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो सके। तो चलिए यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो आपका यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको धन्यवाद, थैंक यू का मैसेज यहाँ पर शो हो जाएगा।
और जो आपका पासवर्ड है वो आपको आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा मिल जाएगा। तो चलिए अब हम फिर से चलते हैं लॉगिन वाले पेज पर और यहाँ पर आप होम पर क्लिक करेंगे और लॉगिन वाले पेज पर पुनः पहुँचेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर फिर से लॉगिन करेंगे तो आपसे यहाँ पर पुराना पासवर्ड को चेंज करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो आप अपना यहाँ पर पुराना पासवर्ड जो आपके मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे आया है उसे चेंज कर दें और जो नया पासवर्ड आपको क्रिएट करना है यहाँ से आप 2 बार उस पासवर्ड को फिलअप करके जो भी आप अपने मुताबिक बनाना चाहते हैं 8 कैरेक्टर का होना चाहिए मिनिमम। तो चलिए यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर देते हैं और पुनः फिर से लॉगिन की प्रक्रिया पर चलते हैं होम पेज पर। अब यहाँ पर आपको जो भी आपने लॉगिन आईडी बनाई हुई थी उसे फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिक यूज़र सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से और यहाँ पर आपने जो नया पासवर्ड क्रिएट किया है वो फिलअप करके कैप्चा कोड डालेंगे आप यहाँ पर और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं व्यपवर्तन सूचना जो लिखा हुआ है डाइवर्जन इन्फॉर्मेशन, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है और यहाँ से डाइवर्जन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो चलिए फटाक से यहाँ पर आप क्लिक करें। तो यहाँ पर जैसे ही आप डाइवर्जन पर क्लिक करते हैं तो आवेदन करने से पूर्व की आपको तैयारी यहाँ पर दी हुई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अब आप लोगों को सिंपली यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करके क्लिक करके आप लोगों को जमा करने पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाक से आप ऐसा ही करें। तो अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके की विंडो दिखाई देगी। तो अब आप लोगों को अपना यहाँ पर जो भी आपकी डाइवर्जन भूमि है वो किस ज़िले में आती है, किस तहसील में आती है, किस क्षेत्र में आती है, वो आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर खसरा नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है खसरा नंबर। और अब आप यहाँ पर खसरा नंबर पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी खसरा नंबर है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे ये सब चीज़ें आप सिलेक्ट कर लेंगे, खसरा नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और विवरण देखें पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो आप लोगों के सामने सारी डिटेल यहाँ पर नीचे आ जाएगी जो कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना है अगर ये सारी डिटेल सही है। यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा, खसरा संख्या आ जाएगा, भूमि स्वामी का नाम यहाँ पर शो होने लगेगा और जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए इस चेक बॉक्स पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर जोड़ें जो लिखा हुआ है इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर दी हुई है, रेट लिस्ट दी हुई है, दर सूची दी हुई है, जो आपका चालान कटेगा वो किस आधार से कटेगा वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से और भी डिटेल देख सकते हैं। अभी आप इतनी डिटेल देख करके चेक बॉक्स पर टिक करके इसे जोड़े पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, थोड़ा नीचे करके देखेंगे तो यहाँ पर खसरा नंबर और यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि भूमि। तो हमें इसी का डाइवर्जन करना है और यहाँ पर इसे अप्लाई करना है आवासीय के लिए। तो इसे ही हम डाइवर्जन बोलते हैं। जब हम कृषि भूमि को आवासीय में उपयोग में लेते हैं या आवासीय को कृषि में लेते हैं या व्यापारिक में लेते हैं तो हमें उसका डाइवर्जन कराना ज़रूरी होता है। तो चलिए इस कृषि भूमि का डाइवर्जन हम आवासीय भूमि में करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्षेत्रफल है वो लिख के आ रहा है और जो फीस जो लगनी है आपका एक शुल्क है वो यहाँ पर कटने का बता रहा है कितना लगेगा। यहाँ पर आपको डिटेल वो आ रही है जो कि आपने अभी यूज़र आईडी पासवर्ड बनाते समय जो डिटेल डाली थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आपको कृषि भूमि से अभी आवासीय में हमें करना है तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एरो पर और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर हमें आवासीय दिख रहा है सेकेंड नंबर पर, इसे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर मीटर में जो आपकी ज़मीन है यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है स्क्वायर मीटर में यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल आ जाएगी फ़ीस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1702.50 जो है इतने फ़ीस का चालान आपको यहाँ पर अब आगे जमा करना है। तो चलिए आगे की प्रोसेस को और देख लेते हैं। तो दोस्तों अब अगर आपने ये ऊपर वाला जो पर्सनल डिटेल वाला पार्ट है इसे कंप्लीट कर दिया है तो आप लोगों को सीधे अब नीचे आ जाना है। अन्य जानकारी वाला पार्ट है, इसे आप लोगों को फिलअप करना है। थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, तो इसे आप थोड़ा अच्छे से समझ लें। दस्तावेज कौन कौन से अपलोड करने हैं ये इसी पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बहुत ही आसान है, मैं आपको बता दूं, अगर आवेदक भूस्वामी है जो आप जिसका आप आवेदन कर रहे हैं उसी के नाम से अगर आपने यूज़र आईडी पासवर्ड इसमें सबसे स्टार्टिंग में क्रिएट किया है तो आपको यहाँ पर हाँ करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर
भू अधिकार प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आवेदक भूस्वामी नहीं है, अगर किसी वकील के द्वारा ये फॉर्म भरा जा रहा है तो यहाँ पर नहीं करना है और भूस्वामी अधिकार पत्र में आपको वकालतनामा अपलोड करना है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जिसे मैंने आप लोगों को बताया। बहुत क्वेरी आती है इसको लेकर, तो चलिए आगे और देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए, मैंने यहाँ पर हाँ किया है और अब आपको यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर देना है। मैं आपको थोड़ा एक बार नहीं करके भी बता दूं कि अब यहाँ पर नहीं करने पर भू अधिकार पत्र भी आपको, इसमें वकालतनामा ज़रूर सभी लोग अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना। तो पहले अपन हाँ भर के ही इस फॉर्म को भरेंगे। तो आपको सबसे पहले हाँ करके यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। किस डेट को आधार कार्ड में जो डेट डली रहती है वो डेट आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है और यहाँ से उसे अपलोड कर देना है। इसी प्रकार आपको सेकंड वाला देख लेते हैं। अब एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बताना भूल रहा था, यहाँ पर आपको खसरे पर अगर आपके सह खातेदार हैं, आपका अगर जो खसरा है उस पर एक ही नाम है तो आपको नहीं करना है, और अगर 2-3 लोगों के नाम पे वो ज़मीन है तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना है। इसी प्रकार भूस्वामी अगर संस्था के नाम से है तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, अदरवाइज़ नहीं करके ही इसे फॉर्म को आगे बढ़ जाना है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पता के प्रमाण पत्र में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पते के लिए भी मैंने आधार कार्ड ही अपलोड कर दिया है। सेम वैसे ही डिटेल डाल देना है जैसा कि आपने ऊपर डाली हुई है, वही डिटेल सेम आपको नीचे फिलअप कर देना है। अब मैं आपको बता दूं कि TNPC द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र ये क्या होता है और आपको यहाँ पर कौन सी चीज़ अपलोड करनी है। यहाँ पर TNPC जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होती है, जिसका कि अनापत्ति प्रमाण पत्र आप लोगों को लगाना होता है। अब देखिए कंपलसरी सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पर, जो भी स्टार बना होता है वो चीज़ें आपको यहाँ पर कंपलसरी लगानी होती है, लेकिन TNPC भी आप यहाँ पर लगा दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को यही सिलेक्ट रहने देना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आप मद निकाल लें। मद कैसे निकाला जाता है ये मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसे देख लें आप, या एक नया वीडियो और मैं मद के लिए बनाने वाला हूँ तो उसे आप लोग ज़रूर देखें कि मद कैसे निकाला जाता है। मद निकाल लें और उसकी डिटेल यहाँ पर संख्या डाल दें और किस डेट को आपने उस मद को निकाला है वो निकाल दें, और यहाँ से आप सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर ये दोनों आप JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं और मद जो आप निकालेंगे उसे आपको PDF में अपलोड करना होगा। अन्य दस्तावेज में आप कुछ भी नहीं लगाएंगे और जमा कर देंगे यहाँ पर तो भी चलेगा, और चाहे तो आप यहाँ पर खसरा या नक्शा अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीधे अब इसे हम जमा करते हैं। यहाँ पर मैं अभी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहा हूँ, मैंने 3 चीज़ें लगाई हैं। ID प्रूफ में आधार कार्ड दोनों जगह लगा दिया है। TNCP में मैं यहाँ पर मद लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको मद की डिटेल पूरी फिलअप करनी है और यहाँ से इसे अपलोड कर देना है। सबमिट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से विंडो दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपकी डिटेल जो है, आवेदक का नाम और जो सेवा है जैसा कि डाइवर्जन, और आवेदन संख्या जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये ऑलरेडी फिलअप दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पर खसरा का क्षेत्रफल और कितना खसरे की एक कॉपी निकालने के लिए और नक्शे की एक कॉपी निकालने के लिए टोटल शुल्क जो आपको है यहाँ पर वो भी आपको पे करना होगा। तो चलिए यहाँ पर भुगतान करें पर क्लिक करेंगे और इस अमाउंट को हम पे कर देते हैं। तो पेमेंट के पहले एक बार और आपसे कंफर्म करने के लिए पूछेगा, तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करके सबमिट कर देना है। अब यहाँ आपको जो भी ऑप्शन सुटेबल लगता है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा आसान है, UPI से आप पेमेंट कर दें, मेक पेमेंट पर क्लिक करें और आप यहाँ से पेमेंट डन कर दें। तो दोस्तों अभी हमने चालान जमा किया 92 रुपीज़ का, जो कि खसरा और नक्शे का चालान था। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आपको फिर से लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर आगे की यहाँ पर प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या आगे की प्रोसेस आपकी रहने वाली है। तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है अभी लंबित आवेदन, हमारा ये एक लंबित आवेदन है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी लंबित आवेदन है यहाँ पर उनकी लिस्ट दिख जाएगी। इसी के साथ अभी नीचे देखेंगे भेजे गए आवेदन, अगर जब आपका आवेदन पूर्ण हो जाता है तो यहाँ पर भेजे गए आवेदन की सूची आ जाती है। और
संशोधन अगर आपने कोई संशोधन किया है आवेदन में तो उसकी रसीद और उसका भुगतान की रसीद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपूर्ण आवेदन आप यहाँ से देख सकते हैं और स्वीकृत आवेदन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अभी आपको लॉगिन कर लेना है और लंबित सूचना प्रपत्र पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक बार फिर से चालान पर क्लिक करके अब आपको ये वाला चालान जमा करना है, जो कि सबसे मेन चालान है, जो कि अभी हमने देखा था कि जो भी भूमि का जो क्षेत्रफल होता है उसके अकॉर्डिंग ये रसीद ज़्यादा कम या हो सकती है, लगभग 1800 2000 ऐसा चालान ये कटता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको डाइवर्ट कर देगा सीधे एमपी ट्रेजरी की वेबसाइट पर और वहाँ पर आपको सारा फॉर्म फिलअप दिखाई देगा। चलिए प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप चालान पर क्लिक करेंगे आप सीधे आ जाएंगे एमपी ट्रेजरी की वेबसाइट पर, जो कि आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसे आप ऊपर नीचे पूरा चेक कर लें। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऑटो फिलअप दिखाई देंगी। यहाँ पर ये अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है, कितने अमाउंट का आप यहाँ पर चालान जमा करना चाहते हैं। अब ऑनलाइन आप यहाँ पर चालान सिलेक्ट कर लें और जो भी बैंक डिटेल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको कंफर्म कर देना है और यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जिनके थ्रू आप पेमेंट यहाँ पर कर पाएंगे। तो जैसे ही आपका ये वाला पोर्शन आता है तो यहाँ पे आपको इसका प्रिंट स्क्रीन ज़रूर लेकर के रख लेना है। जो आपका यूआरएन नंबर जनरेट होता है ये भविष्य में अगर पेमेंट फेल होती है या पेंडिंग जाती है तो हम इस यूआरएन नंबर से भी अपने चालान को दोबारा सर्च कर सकते हैं। चलिए ओके कर देते हैं। दोस्तों यहाँ दिए गए किसी भी ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करके जो भी आपको ईजीएस्ट लगे उस वे पे आप यहाँ पर पेमेंट कर दें। चालान से ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो ये सुविधाएं दी गई हैं नेट बैंकिंग की, यहाँ से कर सकते हैं या अदर पेमेंट मॉडल है नीचे से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। पेमेंट डन होने के बाद दोस्तों ये आपको रीडायरेक्ट करेगा अपनी पुरानी वेबसाइट पर जहाँ से हमने फॉर्म भरना चालू किया था, और जो हमारी भू अभिलेख की वेबसाइट है। तो चलिए वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन डन सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा और उसके बाद आपको ओके कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर चालान पर क्लिक करके इस चालान का प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है। जैसे ही आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो आप या तो आप प्रिंट आउट निकाल लें या इसे सेव कर दें। लेकिन दोस्तों जब इस टाइप की फॉर्म भरते समय किसी भी जगह आपको अगर इस टाइप का हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है ऑटोमेटिक, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको फिर से इसे बंद कर देना है, हिस्ट्री क्लीन करनी है, हिस्ट्री को डिलीट करना है कंप्यूटर की और फिर से लॉगिन कर लेना है। तो मैं फिर से लॉगिन कर ले रहा हूँ और आगे की प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फिर से लॉगिन कर लिया है और आपको फिर से यहाँ पर जो लंबित आवेदन की स्थिति है यहाँ पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिर वही प्रोसेस है और चालान पे इस बार आप यहाँ पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका चालान दिखाई दे रहा है, इसे आप PDF बना करके जल्दी से सेव कर लें। फिर से यहाँ पर लंबित सूचना प्रपत्र पर जाएंगे और यहाँ पर आवेदन संख्या जो लिखा हुआ है इस आवेदन संख्या के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका ये चालान है जिसकी डिटेल दी हुई है कि सेवा शुल्क का भुगतान हो चुका है और ये जो आपका एक मेन चालान है इसका भी भुगतान हो चुका है। यहाँ पर ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। सबसे नीचे पर आने पर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर सूचना प्रपत्र जो है इसे जनरेट करना होगा। इस सूचना प्रपत्र पर क्लिक करेंगे तो ये जनरेट होगा। इससे पहले आपका ये सूचना प्रपत्र तब तक नहीं जनरेट होगा जब तक कि आप यहाँ पर नक्शे की प्रतिलिपि को अपलोड नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नक्शा की प्रतिलिपि आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नक्शा इस खसरे नंबर का नक्शा जो है डाउनलोड हो जाएगा और इसी नक्शे को आपको JPG फॉर्मेट पे यहाँ पर अपलोड कर देना है। चूज़ फाइल क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर आपका नक्शा आ जाएगा इसके बाद आपको सूचना प्रपत्र जनरेट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपका एक फॉर्म जनरेट होगा। चलिए मैं यहाँ पर जनरेट करके बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है सूचना प्रपत्र। यहाँ पर 2 जगह आप लोगों को इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और 2 जगह आवेदक के साइन करा लेना है और इसे स्कैन करके PDF फॉर्मेट में
2 पेज का है तो आपको दोनों को कंबाइन एक PDF बना करके इसे अपलोड कर देना है। यहाँ पर सारी चीज़ें फिलअप दिखाई देंगी, सिर्फ आपको यहाँ पर स्थान लिख देना है और आपके साइन ज़रूर यहाँ पर होने चाहिए। तो ये चीज़ें करके आपको इसे फिर से एक बार स्कैन करके अपलोड कर देना है। दोस्तों अब उसे आपको यहाँ पर चूज़ फाइल से उस PDF को अपलोड कर देना है और जैसे ही आप अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको क्लिक करना है सूचना प्रपत्र जमा करें पर। यहाँ पर ये पॉपअप विंडो में आप देख रहे हैं कि आपका फॉर्म जो है सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया है। इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से एक बार होम पेज पर क्लिक कर देना है और आप आ जाएंगे वही पुराने हमारे पोर्शन पर। तो यहाँ पर अब आप लोगों को अभी तक जो चीज़ें दिखाई दे रही थी बहुत बदलाव यहाँ पर दिखाई देगा। जब आप यहाँ पर लंबित आवेदन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको यहाँ पर लंबित आवेदन पर क्लिक करने पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी आवेदन आपका अब लंबित नहीं बचा है। तो सक्सेस का मैसेज आने के बाद यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड आपको ज़्यादातर कभी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद भेजे गए आवेदन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ज़रूर आपको जो भी आवेदन आप यहाँ से भेज चुके हैं, जो आपका सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी प्रकार संशोधित जो अपूर्ण वाला आवेदन यहाँ पर आप देखेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देना चाहिए। तो चलिए एक एक करके सभी को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रक्रिया, फुल प्रोसेस आपका डायवर्जन का फॉर्म फिलअप करने की। अब 15 दिन के अंदर में लगभग ये फॉर्म जो है आपका यहाँ पर, अभी तो आपको ये फॉर्म पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। लगभग 15 दिन में आपका ये डायवर्जन हो जाता है, 10 से 15 दिन में। तो आप जो आपका पोर्टल है जहाँ से हम खसरा निकालते हैं, उस खसरे में जा कर के आप चेक करेंगे तो आपका वो जो खसरा है डाइवर्टेड नज़र आएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों जब तक के लिए धन्यवाद।